हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज के इस वीडियो में हम एक पोटेंशियल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे प्रीलिम्स 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द टॉपिक रिवॉल्व्स अराउंड जो हमारा क्लाइमेट चेंज के कारण जो हम अभी लगातार फोकस करते जा रहे हैं रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर, और ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि बेसिकली फॉसिल फ्यूल से दूर हो। यानी कि फॉसिल फ्यूल सबसे ज़्यादा क्यों खराब माना जाता है? बिकॉज ये बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन इसको एमिट करता है, जिसके कारण ये दोनों ही गैसेस जो हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस होने के कारण हमारे एटमॉस्फेयर को लगातार वार्म करते जा रहे हैं, और जो ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर है हमारे अर्थ का वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। सो बेसिकली हमारा मेन एम ये है कि जिस भी फ्यूल को हम इस्तेमाल करें उसके अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करने की कैपेबिलिटी है वो कम से कम हो, या फिर प्रेफरेबली बिल्कुल भी ना हो। उसी को ढूंढते ढूंढते हम ग्रीन हाइड्रोजन तक पहुंचते हैं। समझते हैं पहले तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या है और किस तरीके से बनता है। देखिए, सबसे पहले हाइड्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूल है। हाइड्रोजन अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल है, और हाइड्रोजन के बहुत सारे अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। जैसे अमोनिया, जो आप NH3 को जानते हैं, NH3 अमोनिया होता है, उसको बनाने के लिए आपको हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं अलॉन्ग विद नाइट्रोजन, राइट। इसके अलावा स्टील को बनाने के लिए, देन रिफाइनरीज के अंदर हाइड्रोजन की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है। इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए हाइड्रोजन को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत जगहों पर पानी को इस्तेमाल करके, हाइड्रो पावर को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है उस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। सो आई होप आप समझ गए कि जो हाइड्रोजन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूल है, और उसको बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही हाइड्रोजन जो है ये वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स है यूनिवर्स में। अगर आप जानते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर आपने ये चीज़ डेफिनेटली पढ़ा होगा कि जब हमारा ये यूनिवर्स फॉर्म हुआ था, तो जब धीरे धीरे स्टार्स फॉर्म हो रहे थे तो उसके अंदर ब्लेडेंटली 2 ही मेन गैसेस हुआ करते थे, एंड देवर हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम ये 2 मेन गैसेस थे जिन्होंने एक्चुअली यूनिवर्स को फॉर्म किया है। और आज भी जो 99% हमारा जो वाइट मैटर है वो सारा का सारा हाइड्रोजन और हीलियम से ही मिलकर बना हुआ है। और हाइड्रोजन और हीलियम के अंदर भी हाइड्रोजन का जो अमाउंट है, परसेंटेज है, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हीलियम। इसलिए माना जाता है कि जो हाइड्रोजन है ये सबसे अबंडेंट एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है हमारे यूनिवर्स के अंदर। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो प्योर हाइड्रोजन है, यानी कि H के फॉर्मेट में हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही कम पाया जाता है। यानी कि बेसिकली जो हाइड्रोजन एलिमेंट है एलिमेंटल फॉर्मेट में वो लगभग ना के बराबर पाया जाता है। हाइड्रोजन हमेशा कंपाउंड्स में पाया जाता है, मतलब अलग अलग कंपाउंड्स में मिलके पाया जाता है। जैसे हमने बात की यहाँ पर अमोनिया की, तो अमोनिया में आप देखिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ एक साथ कंबाइंड फॉर्मेट में NH3 के फॉर्म में पाया जाता है। फिर अगर आप वाटर को देखिए तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ H2O फॉर्म करते हैं, और तब वो वाटर के फॉर्मेट में पाए जाते हैं। सो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब के सब अलग अलग कंपाउंड्स के फॉर्मेट में हैं, बट एलिमेंटल हाइड्रोजन जो है यानी कि सिंपल H वो बहुत ही कम पाया जाता है हमारे यूनिवर्स में। सो बेसिकली H2O मान लेते हैं वाटर है। वाटर से अगर मुझे हाइड्रोजन को अलग करना है और ऑक्सीजन को अलग करना है किसी भी कारणवश, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो उसका एक तरीका देखिए, वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं डिफरेंट, बट जो एक तरीका है दैट इज बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। अगर आप इलेक्ट्रिक करंट से उसको पास करेंगे तो बेसिकली क्या होता है, उसके जितने भी एटम्स एंड आयंस होते हैं वो सब सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर पानी यानी कि H2O, इसके अंदर से अगर इलेक्ट्रिक करंट को आप प्रोड्यूस करें, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करें, तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर रिएक्शन होता है, उसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस का सीधा सा मतलब है इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करके हाइड्रोजन के एलिमेंट्स को तोड़ना, यानी कि हाइड्रोजन को अलग करना और ऑक्सीजन को अलग करना। ठीक है, ये मेन एम होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का। अब देखिए, जब भी आप पानी से इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। बट पानी के अंदर जो आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बनी हुई है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनी हुई है, कोल से बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप पानी से बेसिकली पानी में डालेंगे और पानी में जो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी और तब जो हाइड्रोजन फॉर्म होगा, क्या वो उसे भी हम ग्रीन हाइड्रोजन कह सकते हैं? द आंसर इज नो। देखिए, बेसिकली जो हाइड्रोजन का कलर होता है ना, वो ये डिसाइड करता है कि एग्जैक्टली इस हाइड्रोजन को बनाने में जिस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हुआ है उस इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या था। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। लेट्स से फिर से एक बार समझते हैं। H2O है, या फिर एग्जांपल लेते हैं NH3 का। NH3 अमोनिया,
तो अमोनिया को ब्रेक करने के लिए लेट से इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल किया जाता है। अब जिस इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल किया गया है ना, उस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में क्या सोर्स इस्तेमाल हुआ है? क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कोल के इस्तेमाल से बनाई गई है, या फिर क्या ये इलेक्ट्रिसिटी किसी रेन्यूएबल एनर्जी के से इस्तेमाल की गई है? इस बात पे क्वेश्चन होता है। लेट्स से कि अगर इस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में कोल का इस्तेमाल किया है, यानी कि कोल से बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी को अब आप अमोनिया को तोड़ने में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये वाला जो फ्यूल है, यानी कि यहां पर हाइड्रोजन क्या कर रहा है, यहां पर जब नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, तो यहां पर जो हाइड्रोजन डिफरेंट हुआ है उसे हम बोलेंगे ब्राउन हाइड्रोजन। ब्राउन हाइड्रोजन ही क्यों? बिकॉज जब भी कोल से बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की जाती है हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए, तो वहां पर उसे ब्राउन हाइड्रोजन कहते हैं, उस पर्टिकुलर हाइड्रोजन को। बट अगर वहीं पर जिस इलेक्ट्रिसिटी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं अगर वो रेन्यूएबल सोर्स से आई हो, जैसे कि मान लो वो अगर सोलर एनर्जी से आई है, या फिर वो टाइडल एनर्जी से आई है, या फिर वो विंड एनर्जी से आई है, तो इस पर्टिकुलर यहाँ पर जगह पर हम बोलेंगे कि वो जो हाइड्रोजन फॉर्म हुआ है वो एक ग्रीन हाइड्रोजन है। ग्रीन क्यों? क्योंकि जिस इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल किया गया है वो भी एक रेन्यूएबल सोर्स था, मतलब उस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में भी किसी भी तरीके का कोई भी एमिशन नहीं हुआ है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए। एक बार और समझिए, ग्रीन हाइड्रोजन का एग्जैक्ट मतलब क्या है। ग्रीन हाइड्रोजन का यह मतलब नहीं है कि हाइड्रोजन का कलर जो है वो ग्रीन होगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस हाइड्रोजन को बनाने में मुझे जिस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना पड़ा है वो इलेक्ट्रिसिटी एक रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से आई है, मतलब कि साफ सुथरे एनर्जी से वो इलेक्ट्रिसिटी बनी, और तब उस साफ इलेक्ट्रिसिटी से यह हाइड्रोजन अलग हुआ, इसलिए यह हाइड्रोजन भी ग्रीन है, यानी कि साफ है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। उम्मीद करता हूं आपको यहां पर समझ आ गया, और ये पॉइंट आई होप आपको ऑलरेडी समझ आ गया होगा कि हाइड्रोजन के साथ जब भी हम कलर्स को अटैच करते हैं तो वो बेसिकली सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स बताता है। जैसे अगर मैं ग्रीन की बात करूं, ग्रीन यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन, तो इसका मतलब है कि जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो रेन्यूएबल है, मतलब काफ़ी क्लीन एनर्जी को इस्तेमाल किया है। अगर हम ब्राउन हाइड्रोजन की बात करें, इसका मतलब है हमने कोल को इस्तेमाल किया है। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ आ गई कि एग्जैक्टली ग्रीन हाइड्रोजन क्या है और वो किस तरीके से बनता है। क्वेश्चन कम्स कि ग्रीन हाइड्रोजन को बनाना ही क्यों है, उसका नीड क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए, एक चीज़ तो हमने बता दिया कि हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हाइड्रोजन इतना इंपॉर्टेंट है तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन का जो प्योरेस्ट फॉर्म होगा, यानी कि जिसको बनाने में हमने किसी भी तरीके का ग्रीन हाउस गैस को एमिट नहीं किया है, वो भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसकी जो एनर्जी कंटेंट है पर यूनिट ऑफ वेट, यानी कि 1 ग्राम ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, उसकी जो ओवरऑल एनर्जी कंटेंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। प्लस अगर हम इसको कंपेयर करें ब्राउन हाइड्रोजन के साथ या फिर किसी और कलर के हाइड्रोजन के साथ, तो वहां पर भी आप यही पाएंगे कि जो बेसिकली इस पर्टिकुलर यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन का जो एनर्जी कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स। ठीक है, सेकेंड चीज़, ग्रीन हाइड्रोजन इस दुनिया में सबसे क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी में से एक है, यानी कि ना ही इस पर्टिकुलर एनर्जी को बनाने में किसी भी तरीके का ग्रीन हाउस गैस एमिट हो रहा है और ना ही इसको बनाने के बाद, बिकॉज ग्रीन हाइड्रोजन को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको जीरो एमिशंस मिलेंगे, मतलब किसी भी तरीके का ग्रीन हाउस गैस एमिट नहीं होगा उस पर्टिकुलर चीज से, बिकॉज उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन या फिर मीथेन का कोई पार्टिकल है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए जब हम इलेक्ट्रिक कार्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाने के लिए आपको सेल्स चाहिए होंगे ना, उन सेल्स को आपको हाइड्रोजन से बनाने की बात की जा रही है। ठीक है, यही सब चीज़ें यहाँ पर बातचीत में चल रही हैं। बहुत सारी कंट्री हैं जो कि ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया भी उनमें से एक है, और इंडिया भी ये कोशिश कर रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन को हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह लेकर आएँ। बिकॉज अगर ऐसा हो पाया तो फॉसिल फ्यूल पे हमारी डिपेंडेंस धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी और हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर हुआ करती थी, बिकॉज ये बहुत ही एफिशिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सब समझ आ गई। तो एक रिसेंट यहाँ पर न्यूज़ क्या है समझते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि सिंपल वर्ड से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है, उसने रिसेंटली एक न्यू स्कीम स्टार्ट किया है। उसने बोला है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको हम इस्तेमाल करेंगे स्टील सेक्टर के अंदर। राइट नाउ आयरन ओर इंडस्ट्री, यानी कि आयरन ओर से जो स्टील बनता है ना, उसके अंदर बहुत सारा कोयला इस्तेमाल किया जाता है, कोल इस्तेमाल किया जाता है, राइट। और इस कोल के कारण ऑब्वियसली बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होते हैं। तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए बोला गया है कि अब से स्टील सेक्टर के अंदर जो भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा ना, हम कोशिश करेंगे उसको ग्रीन हाइड्रोजन से हम उसको प्रोवाइड कर सकें। और इन सब के लिए एक मिशन जो ऑलरेडी चल रहा है उसका नाम है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। मतलब ग्रीन हाइड्रोजन को इस लेवल पर अपलिफ्ट करना है कि वो ऑटोमेटिकली स्टील सेक्टर की डिमांड को कंप्लीट कर सके। एम क्या है, जो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोल को हम इस्तेमाल करते हैं,
उसको हम पूरी तरीके से यहाँ पर बंद कर सकें, उसको रिप्लेस कर सकें हम यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन के साथ। और उसको अभी 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के अंदर स्टार्ट किया गया है और बोला गया है कि 2029-23 यानी कि अगले 4 से 5 सालों तक ये लगातार चलेगा ये पर्टिकुलर स्कीम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ यहाँ पर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कौन कौन से न्यू इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया है। तो बस नेम्स आप पता कर लीजिए और कहीं ना कहीं हम डिफरेंट वीडियोस के अंदर इसको डेफिनेटली डिस्कस कर लेंगे। पहले का नेम है जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, राइट। तो नेशनल सोलर मिशन आप ऑलरेडी जानते हैं। सेकंड इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसके अंदर 100+ कंट्रीज ऑलरेडी हो चुके हैं। यूएस ने भी इसको भी ज्वाइन कर लिया है और इंडिया इसका को फाउंडर है। ठीक है, सो आई होप आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी जानते हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो है, ठीक है, इसको भी आप आई होप आपने सुना होगा कुसुम अभियान के बारे में। ये है किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। किसान का जो ऊर्जा सुरक्षा होगा यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी होगी, उसको उत्थान करना है। उत्थान करने का मतलब होता है एनहांस करना है, और ये एक महाअभियान है यानी कि एक बड़ी स्कीम है। सो प्रधानमंत्री कुसुम योजना ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेशनल लेवल पे विंड और सोलर एनर्जी की एक हाइब्रिड पॉलिसी भी बनाई गई है। मतलब कि एक सिंगल जगह पर हम देखिए, एक चीज़ समझिए, जहाँ पर भी आप बात करते हैं ट्रॉपिकल एरियाज़ की, जहाँ पर बेसिकली सनलाइट काफ़ी स्ट्रांग होती है, और अगर वो पर्टिकुलर एरिया कोस्टल एरियाज़ में हो, ठीक है, मतलब कोस्टल एरियाज मान लीजिए, जहां पर अगर आप देखें कि सनलाइट भी अच्छी है, मतलब इक्वेटर के पास भी है, साथ ही साथ अगर वो कोस्टल एरिया है तो ऑब्वियसली वहां पर विंड स्पीड भी अच्छी होगी, तो क्या हम ऐसी जगहों पर एक हाइब्रिड प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं जिसके अंदर हम बेसिकली सोलर और विंड दोनों ही सोर्सेस को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करें, राइट। इससे क्या होगा, इससे हम एक ही जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर पाएंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक हाइब्रिड पॉलिसी। और इसके अलावा रूफ टॉप सोलर स्कीम, इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। इसमें मेन एम ये रखा गया है कि जो भी अर्बन एरियाज़ हैं, अर्बन एरियाज़ में ऐसे लोग जो कि कोई ना कोई हाउस ओन करते हैं, उनको परसुएड किया जाएगा कि वो अपने अपने घरों के छतों पे सोलर पैनल्स लगाएं, और सोलर पैनल को इस्तेमाल करके वो बिजली जो बनती है उस बिजली को अपने ही घर में इस्तेमाल करें, सो दैट उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी रिड्यूस हो जाएगा, राइट, ऑटोमेटिकली, बिकॉज उनको उतनी बिजली जो डिस्कॉम्स की बिजली है, डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज की जो बिजली है, उसको इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, और वो सोलर इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं। और सेकेंड चीज़ क्या हो जाएगा कि क्लीन एनर्जी को यूज़ करने से हमारा क्लाइमेट भी और ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाएगा। ठीक है, सो ये एम है यहाँ पर रूफटॉप सोलर पॉलिसी का। तो यहाँ पर हमने ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, सारी चीज़ें प्रॉपरली और इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आने चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें जो है प्रॉपरली समझ आ गई। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप उस डाउट को कमेंट बॉक्सेस के अंदर मेंशन करें। हम इस पर्टिकुलर डाउट को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दीज, अगर आपको इन पर्टिकुलर वीडियोस के पीडीएफ चाहिए तो आप वो हमारी टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।